खत्म किए थे। और जैसे हमने मुशर्रफ के जो भी पाबंदियां थे, सदर जरदारी जैसे ही सदर बने, हमने वो सारे पाबंदियों को, सारे काने कानून को एक एक करके अपने कानून से, अपना आईन से साफ किया था 18वीं तरमीम की सूरत में। आज भी इस मुल्क में पीका का कानून है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं। और ये कानून जो बनने वाला है, ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, मगर साथ साथ आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। ये एक मुआशी डाका भी है, मुआशी हमला है, जो सहाफियों से अपने रोजगार छीनने की कोशिश है। इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल के मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ यहां आपके साथ इज़हार यकजहती दिखा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामान में जाके आपके लिए आवाज उठाएंगे और आपकी तंजीम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें मुल्क भर में जहां आप एहतजाज का कॉल देंगे, वहां शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के जियाले आपके शाने बिशाने खड़े रहेंगे। अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कि ये जो पीएमडीए का जो प्रपोज लॉ है, इसको पहले एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाने की कोशिश हुई। उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट पे लोगों ने एतराज किया। अब हुकूमत कहती है कि उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, अभी तक हुकूमत ने हमारे साथ तो कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। क्या बीइंग वेरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट हमारे सामने आए हैं, वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीछे निकाला गया, वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं किया गया है, ना ये कोशिश किया गया है कि हमारा एतराज़ात दूर करे, आपके एतराज़ात दूर करे। ऐसे लग रहा है कि वो बुलडोज करना चाहते हैं, वो जबरदस्ती ये कानून पास करवाना चाह रहे हैं। मगर अगर वो खजाना खास्ता होता है तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पीपल्स लेबर फॉर जो है ब्यूरो जो है, और लतीफ खोसा साहब आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इत्तला के मुताबिक आपके ख्याल में हुकूमत नेशनल असेंबली से इस बिल को पास करवा सकती है, लेकिन सेनेट में फिर क्या होगा? हमारा जो शक है वो ये है कि हमारा मेजॉरिटीज को साइड स्टेप करवाने के लिए वो जॉइंट सेशन से पास करवाना चाह रहे हैं। अगर ये जॉइंट सेशन नहीं तो वो दूसरा जॉइंट सेशन बुला के अपना ब्रूट फोर्स से कोई तफसीली डिबेट के बगैर दोनों हाउसेज से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया बगैर पास कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा शक है, कोई सबूत अभी तक हमारे पास। अच्छा ये बताएं कि आज प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो अभी आप जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, तो वहां पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारा पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारे 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस सेशन में एहतजाज करेंगे। एक जो ये आज़ादी सहाफत पर, आज़ाद ख्याल पर हमले कर रहे हैं, और दूसरा जो वो हक़ रोजगार पे डाका मार रहे हैं। इसलिए वो आपके हक़ रोजगार पे भी डाका मार के आगे चले हैं। और 20,000 ऐसे खानदान हैं जो एक नाजायज अदालती फैसला की वजह से बिल्कुल आपके साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रिसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोजगार दिलवाती है,
تو پاکستان میں جن کو روزگار ملا ہے زیادہ تر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو روزگار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سیاسی کارکن ہے۔ جب آپ نوکری پیشہ ہو جاتے ہو آپ کا سیاسی تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں دوسری دفعہ ہوا ہے۔ پہلی 90s کے دور میں ان کو روزگار سے نکالا گیا، تب وہ 30 سال کے تھے، پھر ان کو بحال کیا گیا، ایک بار پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا، اب وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کون آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاشی بحران میں جب سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی انتہا پہ ہے، بے روزگاری غربت تاریخی سطح پہ ہے، اس قسم کا ظلم کرنے کا تک کیا بنتا؟ اگر ہم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر سکتے تھے تو اسی پارلیمان نے ان 20,000 خاندانوں کو بحال کیا ہے۔ ان کے حق روزگار پہ، آپ کے حق روزگار پہ ہم یہ حکومت کو ڈاکہ مارنا نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کچھ دن پہلے آپ نے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس کی ایک میٹنگ کی تھی، اس میں بہت سے جو صحافی ہیں آپ نے ان کی بات سنی تھی جن پر ریسنٹ پاسٹ میں حملے ہوئے تھے، اس میں اسد طور صاحب بھی تھے، مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے، اس میں ابصار عالم صاحب بھی آئے، آسمہ شرازی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی بات کی۔ اس میٹنگ میں آپ کو پولیس کی طرف سے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بہت سی ایشورنسز کروائی گئی تھیں، کچھ ہمیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ فالو اپ اس کا کیا ہے؟ سارے جو فالو اپ ہوئے ہیں، ایک مزید انفارمیشن کمیٹی میں بھی میٹنگ ہوا ہے، ہمارے سب کمیٹیز میں بھی انٹریکشنز ہوئے ہیں، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسیٹسفیکٹری ہے۔ وہ اس لیے کہ جن کے خلاف یہ حملے ہوئے تھے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس میٹنگ میں اور ایک خط بھی لکھا تھا ایک ادارے کو، اور ہم نے اپنا خط اور اپنا اعتراضات وہاں پہنچائے تھے۔ بلاول صاحب، جب آپ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ اس پرپوز لا پر آپ تنقید کرتے ہیں، تو جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کاؤنٹر کرٹیسزم میں یہ کہتے ہیں جی کہ سندھ میں بھی صحافیوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پر بھی بڑے حملے ہوتے ہیں، تو آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بالکل کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں ہے، کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں صحافت کرنا اس ملک میں مشکل نہیں ہے۔ میں سندھ کے حد تک اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ظلم ہوتا ہے یا ہوگا وہاں، جیسے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی ہمارے بس کی بات ہے ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ دینے میں ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر ہمیں سب مل کے اس پورے ملک میں جو بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتا ہے ان کو روکنا چاہیے۔ اور سندھ میں جو ہمارا ریجنل صحافی ہیں ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، وہ زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کے سامنے لے کر بھی آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی، جو ہمارے RIUJ کے یہ دھرنا ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں افضل بٹ صاحب، وہ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ 2007 میں 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے، آج آپ پھر آئے ہیں، تو یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں آپ سے یہ سوال ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کی حیثیت سے کر رہا ہوں، آپ میڈیا فریڈم اور جو دیگر پاکستان میں اس وقت لائرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے، اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں، ہمیں سارے ایشوز جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں ان پہ جوائنٹ ہی پرپوزل رکھنا چاہیے، اور ہمارا جو پارلیمانی
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी ऑपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, आप नहीं? मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अब ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह और आने वाली नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। अच्छा, आसमा शिराजी साहबा जो है वो भी कोई बात बिल्कुल आपको सवाल करना चाहती हैं? बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड, ये माइक को पकड़े ताकि ये माइक दोनों साथ साथ हो ताकि जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी वो कह रही है आज टीवी का माइक रहने दे, बस बाकी भी हम दिखाना है। चलाएंगे ना, वैसे चलेगा नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं और रात को चलना है भाई, और ये नहीं वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल ने क्योंकि आज का लोगों पीछे कर ले। हाँ ठीक है। के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गुफ्तगू इन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी, और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी, और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी, और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीजें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फौज को, हमारा फौज की क़यादत को इस तरीके से कोट ऑन कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इसमें मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के खिलाफ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज के खिलाफ, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शियल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है इस PMDA के कानून का जवाब? मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी। ये समझ, ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं, और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा।
ہر دور میں جو بھی پارلیمان آیا ہے وہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق ایٹ لیسٹ اپنا رولز فالو کرتے ہوئے ایک پروسیجر فالو کرتے ہوئے کام چلتا تھا. اور یہاں نہ اپوزیشن کو بولنے کی موقع ملتا ہے, نہ ہمارے ممبرس کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر چیز چور دروازوں سے اور آرڈیننس سے بھی پیچھے لے آیا جاتا ہے. اگر کوئی اچھا آرڈیننس بھی ہو, اچھا بھی سجیسٹن ہو, اس کو متنازع بنایا جاتا ہے, اس لیے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے, اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے حکومت کے وزیر گالی دیتے ہیں, ذاتیات پہ ذاتی حملے کرتے ہیں, اور عوام کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. تھینک یو. بہت بہت